हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास को कम से कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश किया है। ये वीडियो 1 घंटे के आसपास दिख रही है, बट इस वीडियो के पीछे कम से कम 10 से 12 घंटे की मेहनत है, क्योंकि सिलेक्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखना, सिलेक्ट चीज़ों को पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज करना और उसके बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को मैं कम से कम समय में दे रहा हूँ और शायद ये पूरी यूट्यूब पर पहली बार मैं इतने कम समय में कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से बता रहा हूँ। तो कहीं भी कोई दिक्कत लगती है प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो कि मैंने जो समय डिवाइड किया है वो 1757 से 1947। ये डेट 1757 कहीं कहीं आपको अलग भी मिल सकती है, तो उसमें ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बनता है। 1757 से 1947 मेनली मैं टारगेट किया हूँ। अब मैंने क्या किया है, इस कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को मेनली 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अभी पाँचों पार्ट को मैंने अपने तरीके से इसको नाम दिया है। जैसे मैंने पहले को बोला, पहले पार्ट को अंग्रेजी हुकूमत के नाम से बोला, फिर इसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड 1857 मतलब अंग्रेजी हुकूमत को लगभग 1856 तक मानते हैं। फिर मैं 1800 मतलब यहाँ भी अंग्रेजी हुकूमत था, बट यूरोपीय कंपनियां कैसे हैं ये सब चीज़ों को मैंने अलग तरीके से रखा है यहाँ पर, मतलब अंग्रेजी हुकूमत, गवर्नर जनरल, ये सब इसमें रख दिया। ठीक, फिर 1857 का विद्रोह हम लोग उठाएंगे सेकंड स्लाइड में। फिर थर्ड स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, 1857 विद्रोह, उसके बाद थर्ड स्लाइड को मतलब थर्ड पार्ट को मैंने जो किया 1885 मतलब कांग्रेस स्थापना से अलग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ स्लाइड रहेगी 1905 बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। उसके बाद जो लास्ट है आपका गांधी युग के बारे में। तो ये पूरा कंप्लीट आपका मॉडर्न हिस्ट्री ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, जो कि मैंने एकदम अलग तरीके से किया और आपको 1% बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी। बस आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब मैं बात कर आपको ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को समझाता चलूंगा। देखिए, जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का पहले मैं किसको स्टार्ट कर रहा हूँ, अंग्रेजी हुकूमत को। ठीक है, पहले मैं टारगेट किसको कर रहा हूँ, अंग्रेजी हुकूमत। अब इसके अंदर मैं डिफरेंट वायसराय, गवर्नर जनरल, ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से आपको याद करा दूंगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। तो अब सारा टारगेट किस पर है, इस पर है। ठीक, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग मतलब इसको स्टार्ट में अच्छे से जाने से पहले देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका, अगर जो मॉडर्न में बन रहा है स्टार्टिंग में। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हुआ, यूरोपियों का आगमन जो हुआ, इसके क्रम में बड़ा कंफ्यूजन होता है और अगर आप नेट पर सर्च करें तो बड़ी समस्या आती है। क्या समस्या आती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका सही चीज क्या है वो भी बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग कहते हैं पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डैनिश आए, फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। ठीक, इसको ट्रिक से भी बताने वाला हूँ। तो ये क्रम मैंने लिखा है, बट कहीं कहीं आपको मिलेगा सेकेंड नंबर पर अंग्रेज आए और थर्ड नंबर पर कौन आए, डच आए। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेकंड पर डच लिखा और थर्ड पर अंग्रेज लिखा। तो चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक, तो पहले ये समझ लो, पुर्तगाली पुर्तगाल से आए, 1498 में आए। डच आए हाईलैंड नीदरलैंड से। ठीक है, ये 1596 में आए। अंग्रेज जो आए ब्रिटेन से आए 1600 में, इसके ईयर में हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको कहीं पर वेरिएशन दिखे। डेनिश जो आए डेनमार्क में, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, पूछा भी जाता है तो यही 3 पूछते हैं। फ्रांसीसी कब आए, फ्रांस से आए 1664 में आए। स्वीडन से आए 1731 में आए। ठीक है, अब समझते हैं कि ये वाला जो कंफ्यूजन है वो क्या है। तो देखिए, होता क्या है, जो मैंने बताया क्रम तो यही है, नो डाउट। पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। फिर बात आती है सर कि अगर जो मतलब ये वाला डेट यहाँ पर आ जाता है तो वो क्या होता है, तो वो एक्चुअली में होता क्या है, वो होता है कंपनियों की स्थापना। अगर आपसे कंपनियों की स्थापना कहा जाए, कंपनियों की स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, वो क्या हुआ था, पहले अंग्रेजों की कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई थी, फिर आपकी डच की कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, तो अगर आपसे कंपनियों की स्थापना के क्रम पूछा जाए तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आगमन पूछा जाए कि कौन पहले आया था, तो पहले डच आए थे, फिर अंग्रेज आएंगे। तो ठीक, फिर ये हो गया। तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या होगा, बहुत आसानी से याद कर लोगे आप। ट्रिक है आपका पुत्र डीए एंड डैड, पुत्र डीए डैड एफएस, बस काम करता हूँ। पुत्र डीए है और डैड जो है वो क्या है, वो एफएस है। ठीक, ये किसका मैंने बताया, आगमन का क्रम है। और अगर जो कंपनियों की स्थापना कह दिया जाए तो पुत्र एडी हो जाएगा और डैड एफएस हो जाएगा। समझ गए ना, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पुत्र एडी, क्लियर। अब ध्यान से समझो, इसको समझ लो, ये क्या हो गया, ये पुर्तगाली हो गया।
ठीक है, ये आपका डच हो गया, फिर ए से अंग्रेज हो गया, फिर डैनिश हो गया, और फिर फ्रांसीसी हो गया, फिर स्वीडिश हो गया। आई थिंक इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखने में समय ही बर्बाद होगा, तो पूरी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कंपनियों की स्थापना का क्रम पूछे, पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डैनिश, फिर फ्रांसीसी, स्वीडिश। आई थिंक पूरी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ये बवाल आपका आज से क्लियर हो गया होगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, एक चीज़ें। और ये ट्रिक आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि इससे ये क्वेश्चन बनता है, मतलब अगर जो मैं बात करूँ हुकूमत से, या तो ये बन जाएगा, और या तो गवर्नर का क्रम, कौन पहला वायसराय था, कौन पहला गवर्नर जनरल था, और कौन पहला स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो इसके लिए भी मैंने ट्रिक लिखा है। ठीक, तो देखो बंगाल का गवर्नर या वायसराय या गवर्नर जनरल भी आप आगे बढ़ा सकते हो, और किसके समय में क्या क्या हुआ। ठीक, तो देखो इसके लिए मैंने एक ट्रिक, आप ऐसे कह सकते हैं कि, या फिर पहले समझ लेते हैं फिर ट्रिक पर आते हैं। ठीक, देखो पहला जो पद था वो था बंगाल का गवर्नर के नाम से, जो रूल करते थे वो पहले, ये क्वेश्चन भी बनता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, नहीं सॉरी, हाँ मतलब गवर्नर जनरल भी होता है और गवर्नर, ये दोनों अलग अलग चीजें, ये नहीं कि गवर्नर कहो या गवर्नर जनरल को, ऐसा नहीं है। गवर्नर अलग है, गवर्नर जनरल अलग है, वायसराय अलग है। ठीक है, तो पहला है बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, फिर बंगाल का फर्स्ट, इसके बाद देखो पहले गवर्नर पद था, फिर बाद में इस पद को क्या कह दिया गया, गवर्नर जनरल कह दिया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, खाली मैंने हेस्टिंग लिख दिया। ठीक, फिर इस बंगाल का काम खत्म, अब इस बंगाल की जगह क्या आ गया, भारत आ गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल, अभी भी गवर्नर जनरल ही पद है। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये बंगाल का था, और ये भारत का कौन था, विलियम बेंटिंग था। मैं लॉर्ड नहीं लगाऊंगा, रीजन आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं नहीं चाहता कि इन लोगों के लिए लॉर्ड जैसा शब्द का यूज किया जाए। इन्होंने हम पे रूल किया है और हम लोगों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया है, तो मैं कभी इनके आगे लॉर्ड नहीं लगाऊंगा। और गलती से कहीं लिख दिया होगा तो उसको एक्सेप्ट, मतलब उसको रिमूव कर दीजिएगा, या मैं खुद अगर देखूंगा तो रिमूव ही करूंगा। ठीक, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग के सर लॉर्ड पढ़वाएं तो कभी कभी मुंह से निकल जाता है, बट मैं एकदम नहीं चाहूंगा कि आप लॉर्ड इनको बोलें। ठीक, भारत का वायसराय, ठीक है, या फिर पहला वायसराय ऐसे भी कर लो। भारत का वायसराय कौन था, अब देखो गवर्नर, पहले गवर्नर था, फिर वो गवर्नर जनरल हुआ, फिर उसको वायसराय कहने, तो भारत का वायसराय हो गया। ठीक, अगला है आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल। ओ यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, भारत का गवर्नर जनरल तो हो चुका है, यहाँ पर होना चाहिए स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र भारत का। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब देखो यहाँ पर वायसराय को फिर हटाकर फिर उसको गवर्नर जनरल बोला गया, बट ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन था। ठीक, अच्छा अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, बट ये ब्रिटिशर्स था। यहाँ पर अगला जो हुआ वो था स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो यह था सिराज गोपालाचारी। ठीक है, आई थिंक आप पूरी बात अच्छे से समझ पाए होंगे, यहाँ पर छोटा सा करेक्शन था, आप उसको कर लीजिए। इसके लिए आपको पहले ये दिमाग में बैठा लेना है कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले देखो, पहला जो आपको एक काम करना है, ये पद दिमाग में रखना है, और ये आप ट्रिक दिमाग में बैठा लो, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ठीक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, 3-4 बार बोलोगे बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अच्छा आपको ट्रिक ना अच्छी लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत किस लोग को ट्रिक पसंद होता है तो मैं इस वजह से बता दिया। ठीक, अब ध्यान से समझो, पहले क्या करोगे, दिमाग में बनाओ, पहले क्या था, पहला जो सिंपल था, पहला गवर्नर था, फिर बाद में उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर क्या, पहले बंगाल का चला, फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कर दिया गया, फिर भारत का वायसराय कर दिया गया, फिर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कर दिया गया, फिर स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, आई थिंक आप पूरी बातों को समझ पाए होंगे। इसके बाद फिर ये गवर्नर जनरल पद हटा और उसके बाद फिर संविधान आया, आप समझिएगा ना, फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आने लगे। ठीक, समझ में आ गई होगी पूरी बात। तो ये आप समझ गए होंगे आगमन, और मतलब इनका आगमन किस कैसे हुआ, कौन के पहले आया और इनका कौन सा पद पहले था, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे कि किस गवर्नर जनरल या किस गवर्नर ने क्या क्या काम किया था। ठीक है, चलो सबसे पहले उठाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव का ये 2 बार बना था, आपका ये 2 बार रूल किया था। ठीक है, क्या बना था, गवर्नर बना था। इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार 1757 से 60, इसको बस ऐसे जानते रहो, 65 से फिर 67। ठीक है, अच्छा
अब इसने क्या क्या किया था, तो एक तो ये प्लासी का युद्ध लड़ा था 1757 में, किसके खिलाफ, किसके खिलाफ लड़ा था, तो ये सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के खिलाफ लड़ा था। बंगाल के ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार कि उनका सेनापति कौन था, सिराजुद्दौला का, तो मीर जाफर था। जीत किसकी हुई थी, इसकी हुई थी, किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी, ठीक, 1757 में। तो प्लासी का युद्ध 1757 वर्सेस बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, बता दिया। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था, मीर जाफर। अगला क्या काम किया था, इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। अगला जो ये ऐसा भी क्वेश्चन बनाया एक आध दो बार कि क्या ब्रिटेन जाकर किस गवर्नर ने, आपके गवर्नर जनरल ने ही वो सुसाइड कर लिया था, ठीक है, तो इसके लिए ब्रिटेन जाकर सुसाइड किया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक, समझ गए। चलो, तो ये रॉबर्ट क्लाइव से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बना है आज तक, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो, अगला है, ऐसे समझ लो लॉर्ड मिंटो, इनके लिए बस छोटा सा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा यहाँ पे लॉर्ड आ गया, देखिए मैं कहा था ना कहीं कहीं आ जाएगा, इसको मिटाते हैं बड़े अच्छे से। मिंटो, ठीक है, मिंटो ने क्या किया था, अमृतसर की संधि कराई थी, ठीक है, तो इसके समय में अमृतसर की संधि हुई। अगला वारेन हेस्टिंग के बारे में जानते हैं। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को खत्म किया था। शुरू लागू कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव, खत्म किसने किया, वारेन हेस्टिंग। थॉमस मुनरो, इनसे रिलेटेड इससे रिलेटेड बस एक क्वेश्चन है, वो क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो ये थी थॉमस मुनरो ने, ठीक। कॉर्नवालिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया था, इसे सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कॉर्नवालिस को, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, कॉर्नवालिस में। समाधि इसकी कहां पर है, गाजीपुर में है, ठीक है, कॉर्नवालिस के, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। वेलेजली ने क्या क्या किया था, तो इसने सहायक संधि को अपनाया था। लागू किसके द्वारा की गई थी सहायक संधि, तो डुप्ले के द्वारा लागू की गई थी, और अपनाया किसने था, तो वेलेजली ने अपनाया था, ठीक। अगला क्या क्वेश्चन था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, वेलेजली ने किया, ठीक है। फिर बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो वेलेजली को कहा जाता था, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सहायक संधि किसके द्वारा, वेलेजली द्वारा। ये जिसको जनक किसके कहा जाता है, जनक किसने किया, मतलब इसको लागू किसने किया था, स्टार्ट किसने किया था, डुप्ले ने किया था, और लागू अपनाया या फिर इसका फैलाव जो किया था वो किसने किया था, वेलेजली ने किया था, सहायक संधि का। और फोर्ट विलियम के कॉलेज की स्थापना किया था, और बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, वेलेजली को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो डलहौजी के बारे में जानते हैं। डलहौजी को क्या बोला जाता है, रेलवे जनक बोला जाता है। इसने रेल जो चलाया था 1853 में चलाया था, मुंबई से थाने, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और क्या किया था इसने, वुड डिस्पैच को लागू किया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। 1854 में वुड डिस्पैच को इसने लागू किया था, ठीक है। अच्छा, इसने और क्या क्या लागू किया, इसने राज्य की हड़प नीति या फिर व्यपगत नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, किसने लागू किया था, डलहौजी ने लागू किया था। क्लियर हो गया। अच्छा, विलियम बेंटिंग ने क्या क्या काम किया, तो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था कब, 1829 में, किसकी सहायता से, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम इसने मतलब शिक्षा को अंग्रेजी में दिया जाए इसने कहा था, किसने, या फिर लागू किया था, माध्यम बनाया था विलियम बेंटिंग ने। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक रिपन और मेयो, इनका नाम अक्सर आता रहता है। तो देखिए, जो जनगणना स्टार्ट की गई थी वो मेयो के समय में की गई थी। कब की गई थी, 1872 में। बट वो जनगणना जो थी वो विधिवत तरीके से नहीं थी, ठीक है। विधिवत तरीके से 1881 में स्टार्ट हुई, किसके समय में, रिपन के समय में, ठीक है। तो मेयो के समय में अनियमित जनगणना 1872 में स्टार्ट हुई, और मेयो ने क्या किया, मेयो ने भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना की थी। क्लियर हो गया। अगला रिपन की बात करें तो रिपन के समय में क्या हुआ, इसको क्या बोला जाता है, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है, ठीक। अगला क्या कहते हैं, प्रथम नियमित जनगणना 1881 में स्टार्ट हुई, किसके समय में, रिपन के समय में। और रिपन ने क्या किया था, इल्बर्ट बिल भी किसके समय में आया था, रिपन के समय में। क्लियर हो गया। अच्छा, लास्ट एकदम हम लोग जानते हैं, ऑकलैंड ने सड़के आजम का निर्माण करवाया था, और इसी को क्या मतलब, सड़के आजम जो पहले नाम था उसको इसने क्या नाम दिया, जीटी रोड नाम दिया, ठीक है। तो ऑकलैंड सड़के आजम जीटी रोड बनवाया, ठीक। आई थिंक ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक। आई थिंक आप पूरी बातें अच्छे से समझ पाए होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड स्लाइड जो कि रहेगी 1857 का विद्रोह, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह, है ना। इससे 1857 के विद्रोह से रिलेटेड जितनी भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सब इस पूरे स्लाइड पर लिखा हुआ अच्छे से। चलिए एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह, तो इसके पहले इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण भी रहा होगा, ऐसे तो इतना बड़ा विद्रोह हो नहीं सकता। तो इसका मूलतः जो देखे जाते हैं वो 3 कारण माने गए। एक धार्मिक था, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, और साथ साथ एक तात्कालिक कारण था जो कि यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो पहले ये 3 हम ऐसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। तो देखिए, धार्मिक कारण की अगर बात की जाए तो धार्मिक कारण में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हिंदू के रीति रिवाज थे, जैसे सती प्रथा हो गया, या बाल विवाह हो गया, या मूर्ति पूजा हो गया, तो अंग्रेज इस पर क्या कर रहे थे,
रोक लगा रहे थे। तो इस वजह से हिंदुओं में ये मतलब क्रांति आने का कारण बन गया। मतलब ये हिंदुओं को ये पसंद नहीं आ रहा था कि उनके कर्मकांड पर या किसी भी तरीके से उनके देवी देवताओं पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये धार्मिक कारण हो गया। आर्थिक कारण ये था कि जो कर उनके द्वारा वसूला जा रहा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि जब वो कर नहीं दे पाते थे, जमींदार मतलब जो किसान रहते थे तो वो क्या करते थे, उनकी जमीन को ही ले लेते थे अंग्रेज। ठीक है, तो ये आपका आर्थिक कारण हो गया। और अगर राजनीतिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारण में आप कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी पेंशन वगैरह चलती थी, है ना, उनकी पेंशन रोक दी गई। और दूसरा राजनीतिक कारण था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, मतलब जो डलहौजी द्वारा हड़प नीति लागू की गई थी, वो भी एक कारण था। तो ये राजनीति मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1857 की क्रांति के होने के बहुत सारे कारण होते, है ना, कोई एक कारण नहीं। हाँ, तात्कालिक कारण जरूर बना था, मतलब ये मंगल पांडे का विद्रोह। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 1857 के विद्रोह के पहले कुछ चल नहीं रहा था, उसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। कौन से विद्रोह, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। 1857 के पहले के विद्रोह जैसे ऐसे ही सुन लीजिए, कभी कभी पूछा गया है। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में बताया है सन्यासी विद्रोह के बारे में। माओ मारिया विद्रोह असम में हुआ था। पलामू विद्रोह बिहार में हो रहा था। पायको विद्रोह उड़ीसा में 1817, देख लीजिए। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में और संथाल विद्रोह बिहार में। तो बस ऐसे नॉलेज आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले भी ये सब विद्रोह हो रहे थे। हाँ, अब जो मेन बना वो तात्कालिक विद्रोह का कारण बना था, जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप समझते हैं 1857 के विद्रोह को। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको नाम है सिपाही विद्रोह। एग्जाम में पूछा भी गया है कि सिपाही विद्रोह से करके 1857 ना लिख के सिपाही विद्रोह भी आए तो भी आप क्या समझोगे? सेम बात समझोगे। ठीक है, अच्छा, ये 1857 का जो विरोध हुआ था ये समाप्त कब हुआ? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन में था आपके 1858, जो कि सही माना गया, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला 3 डेट मेन इंपॉर्टेंट है। एक 29 मार्च, 8 अप्रैल, 10 मई। मैं आपको कहानी के माध्यम से सारी चीजें बताता हूं। तो देखिए 29 मार्च को जो हुआ था वो हुआ ये था कि आपका जो मंगल पांडे थे, ये बैरकपुर छावनी में एक आपके बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे। ठीक है, तो 34वें इन्फेंट्री में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हो तो बताइए, कि शायद 34वें इन्फेंट्री में वो एक सैनिक थे। ठीक है, तो वो उनको जब पता चला कि जो कारतूस उनके द्वारा यूज की जा रही है, एक क्वेश्चन बना है कि वो कारतूस जो है वो किस कंपनी बनाती थी, तो एनफील्ड थी। ठीक है, तो एनफील्ड आप दिमाग में बैठाए रहिएगा। एनफील्ड कंपनी द्वारा जो बनाया गया कारतूस है उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने इसको मतलब इस कारतूस को मुंह से लगाकर खींचना था, उसके बाद इसको यूज करना था। ठीक, तो उन्होंने जब उन्हें ये बात पता चली तो ब्राह्मण जात से थे, तो उन्होंने ये चीज करने से मना कर दिया। ठीक है, और उनके साथ जो और भी साथी थे उन्होंने भी उनको समझाया, मतलब मंगल पांडे ने उनको कहा कि ये चीज इस चीज से बनी हुई है। अब उसमें कुछ मुस्लिम भी थे, तो उन्होंने जब उनको मुस्लिम को पता चला कि ये सुअर से बना है तो उन्होंने लोग मना कर दिए, और हिंदू को पता चला है गाय से बना हुआ तो वो लोग भी मना कर दिए। ठीक है, तो ये सब चीजें एक जगह पर कलेक्ट होकर बात हो रही थी, मतलब एक जगह सभा चल ही रही थी, तब तक कुछ अंग्रेजों को पता चला और वो अंग्रेज इनको हटाने के लिए वहां से आए। ठीक है, तभी मतलब मंगल पांडे ने दो अंग्रेजी शासकों के ऊपर गोली चला दिया और उनको वहां पर मार डाला। ठीक है, मतलब मंगल पांडे ने। तो 29 मार्च को क्या हुआ कि मना किए, किसको? कारतूस जो मुंह से छीलना था। फिर 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। क्यों दी गई? कि उन्होंने 2 सैनिकों को मार दिया था। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई। फिर क्या हुआ? फिर अब अप्रैल के बाद फिर मई हुआ, जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो जितने भी आपके भारतीय थे उनके मतलब उनके में आक्रोश बढ़ा और उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। किसमें? मेरठ में, है ना। क्यों? क्योंकि वो बैरकपुर छावनी में एक आपके सैनिक थे, बैरकपुर छावनी मेरठ में एक सैनिक थे, तो यहीं से विद्रोह शुरू हुआ। तात्कालिक कारण क्या बना? ये बना था। ठीक है, कारतूस का आप समझ गए होंगे पूरी बात और एक कहानी से समझ चुके होंगे। ठीक, अच्छा, अगली बात करूं तो अगला जो आपका है वो है कि इस क्वेश्चन इस पे बनता है कि विद्रोह के समय जो गवर्नर था वो कौन था। तो विद्रोह के समय जो गवर्नर था वो कौन था? केनिंग था। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, विद्रोह के समय गवर्नर केनिंग था। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, अच्छा, अब जब ये विद्रोह हुआ तो ऐसा नहीं कि खाली मेरठ में ही विद्रोह हुआ, ये बहुत जगह हुआ। क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन से विद्रोह को कहां से कौन मतलब कहां से विद्रोह का लीड कौन कर रहा था और विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी शासक ने किया। तो ये सारी बातें मैं लिखा हूं, ये जगह है, कौन लीड कर रहा था और उसका दमन किसने किया, मतलब किस अंग्रेजी शासक ने रोक लगा दिया। ठीक है, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय लीड कर रहे थे और इसका जो दमन किया गया मतलब जो रोक लगाया हुआ निकोलसन और हडसन द्वारा।
द्वारा रोक लगाया गया, ठीक है। और उसमें भी जो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार कौन किया था, तो हडसन ने गिरफ्तार किया था। किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था, ठीक। अच्छा, बहादुर शाह जफर द्वितीय ही नहीं बल्कि उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम जीनत महल था, वो भी इस मतलब 1857 की क्रांति में शामिल थी। तो बहादुर शाह जफर की ये कौन थी? पत्नी थी, ठीक है। आई थिंक आप पूरी बात समझ पाए होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कानपुर से कौन लीड कर रहा था? तात्या टोपे और नाना साहब कानपुर से लीड कर रहे थे, ठीक। इनको जो रोक लगाया था किस अंग्रेजी शासक ने? तो कॉलिन कैंपबेल ने, ठीक। चलो, लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनके पुत्र का जो नाम था, ये इनके पुत्र था बेगम, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो पुत्र का नाम क्या था? तो बिरजिस कादिर था। किनका? बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम। और इस यहाँ पर भी रोक जो लगाया था अंग्रेजी शासक, वो कॉलिन कैंपबेल, और कहीं कहीं लिखा मिलता है लॉरेंस, ज़्यादा सही यही माना जाएगा सही, ठीक। कहीं कहीं लॉरेंस भी मिलता है, ठीक। चलो, फैजाबाद से जो मतलब ये लीड कर रहे थे वो कौन थे? मौलवी अब्दुल्ला थे। और इन्हीं के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था अंग्रेजी शासकों ने, ठीक है, जो इनका पता बता देगा। बिहार आरा से कौन लीड कर रहा था? कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खां। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। और इनका जो दमन किया था, मतलब जो रोक लगाया था, वो जनरल ह्यूरोज ने लगाया था। इलाहाबाद से लियाकत अली लीड कर रहा था। और इन पर जो रोक लगाया वो कौन लगाया? जनरल नीलो, ठीक। अगला, असम से कौन लीड कर रहा था? मनीराम, ठीक। तो ये नेतृत्व करता और उन पर कहां से कौन रोक लगाया, कौन सा अंग्रेजी शासक, ये बात हम लोग समझ गए, ठीक। कभी कभी ये पूछा जाता है विद्रोह का क्रम क्या था, मतलब कहां से विद्रोह शुरू हुआ और अंत तक कहां तक पहुंचा, ठीक। तो विद्रोह का जो क्रम था, सबसे पहले मेरठ में विद्रोह हुआ, मैंने बता दिया। फिर दिल्ली पहुंचा ये विद्रोह, फिर अवध में पहुंचा, फिर कानपुर पहुंचा, फिर लखनऊ पहुंचा, बरेली, फिर झांसी, और लास्ट में कहां पहुंचा? बिहार में। तो ये विद्रोह का क्रम है, एग्जाम में पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन बनता है, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था? तो वो प्रतीक जो था वो क्या था? रोटी और कमल। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? रोटी और कमल। अच्छा, डलहौजी द्वारा जो राज्य हड़पे गए थे, उनमें पूछा जाता है उनका क्रम, मतलब कौन सा राज्य पहले हड़पे गए, ठीक। तो सबसे पहले सतारा, फिर जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी, ठीक है। अब झांसी में विद्रोह का कारण यही था, डॉक्ट्रिन, मतलब जो राज्य हड़प नीति थी, इस वजह से मतलब झांसी में विद्रोह का कारण बना। बहुत सारे कारण थे, मैंने आपको सबको समझा दिया, ठीक। ये भी एक राजनीतिक कारण था कि ये क्रम था। अगला, 1857 के विद्रोह को एक मतलब पीसी जोशी ने क्या बोला था, ऐसा पूछा गया है। 1857 के विद्रोह को पीसी जोशी ने क्या बोला था? तो बोला था राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत बोला था। ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत 1857 की क्रांति को किसने बोला? तो पीसी जोशी ने बोला था, ठीक है। अंग्रेजों की मदद, हाँ, अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन थे जो अंग्रेजों की मदद किए थे, है ना, या फिर ऐसा कह सकते हो कि भारतीयों की मदद किए थे आपका 1857 की क्रांति में। तो जो भारतीयों की तरफ से लड़े थे वो थे केवल जाट, बहुत ध्यान से समझना, जाट थे जो भारतीयों की तरफ से लड़े थे, अर्थात इन्होंने अंग्रेजों की मदद नहीं की। क्लियर? और अंग्रेजों की मदद किसने की, मतलब जो भारतीयों के खिलाफ थे वो कौन थे? वो थे सिंधिया, निजाम और होलकर। तो ये सब थे अंग्रेजों के साथ और जाट थे भारतीयों के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति में कौन किसके साथ था। और ये 1857 के पहले का विद्रोह मैंने आपको समझा ही दिया है, इसको आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ये पूरी बात 1857 से रिलेटेड होगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता, ये आप खुद फील किए होंगे अगर एग्जाम दिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे 1885 की, मतलब 1885 और उसमें कांग्रेस की स्थापना। तो चलिए इसको रफ करके फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूँ। तो चलिए आपके सामने कांग्रेस स्थापना से रिलेटेड सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा, मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। तो सब पहले ये समझते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसके लिए की गई, क्या ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किया या फिर इंडियन के लिए किया गया था? तो ये तो बात एकदम ऑब्वियस सी है कि ये ब्रिटिशर कभी नहीं कह चाहेंगे कि इसमें इंडियन का फायदा हो, मतलब। और इसके संस्थापक कौन था? संस्थापक था ओयो ह्यूम, है ना, जो कि एक ब्रिटिशर था भी, है ना। अब बात आती है तो फिर सर ये कैसे मतलब इंडियन के लिए काम की, मतलब इसने अगर स्वतंत्रता संग्राम में कैसे अहम भूमिका निभाई, सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं, बस आप ध्यान से सुनते चलिएगा। तो देखो होता क्या है, कांग्रेस स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो किया गया था एस्टेब्लिशमेंट, नो डाउट अंग्रेजों द्वारा किया गया था, ठीक है। बट ये जो स्थिति बन रही थी भारत में, जैसे 1860 से 1870 का जो दशक था, उस समय इंडिया में बहुत बुरी कंडीशन थी। कंडीशन का मतलब था कि मतलब भुखमरी थी, चारों तरफ सूखा पड़ रहा था, अंग्रेजों द्वारा जो कर को लगातार वसूलते जा रहे थे और कई लोग मरते चले जा रहे थे सूखे की वजह से, है ना।
तो इस वजह से क्या हो रहा था कि बहुत असंतोष व्याप्त हो गया था इंडिया में, ठीक है। और 1857 का उधर विद्रोह हो चुका था। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो एओ ह्यूम था, जो कि अंग्रेजी सेना में एक अधिकारी था, बट उस समय मतलब 1885 के समय ये रिटायर हो चुका था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ऐसा एक उसको ऐसा कुछ आभास हुआ, आगे हम लोग समझेंगे भी सेफ्टी वाल्व से रिलेटेड, उसको कुछ ऐसा आभास हुआ कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। इसी को कहा गया सेफ्टी वाल्व, मतलब अंग्रेजों ने अपने लिए, है ना, अंग्रेजों ने अपने लिए, ताकि इन फ्यूचर कोई 1857 जैसा कोई आगे विद्रोह ना हो जाए, इससे बचने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी। और कहा कि मतलब उनको लगा कि जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपके घर में कोई विद्रोह हो रहा है, मतलब बड़ा भाई कोई विद्रोह कर रहा है, छोटा भाई कोई विद्रोह कर रहा है, तो उन सबको दबाने के लिए क्या होता है, एक हेड बना दिया जाता है उस फैमिली में। सारे लोग अपनी समस्या बताएंगे, उसको समझ में आएगा तो करेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं करेगा। तो ऐसा ही कुछ उन लोगों ने भी सोचा अंग्रेजों ने कि अगर मैं इसकी स्थापना कर देता हूं तो जिसको जो भी समस्या होगी, और समस्या किसको होती है, जो पढ़े लिखे लोगों को होती। इसी वजह से आप देखेंगे कि जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं ने पहले शुरुआत में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो बाकी लोगों से तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती है ना, बाकी लोग को तो डरा धमका के मार के भी सुधारा जा सकता है। तो ऐसा कुछ उनकी रणनीति थी कांग्रेस स्थापना को लेकर। आई थिंक आप पूरी बात समझ पाए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं। तो कांग्रेस स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 में हुआ, उस समय जो वायसराय था वो कौन था, डफरिन था। ये सब क्वेश्चन ही है, समझ लीजिए, एकदम डायरेक्ट पूछे गए हैं। और कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था, तो 72 लोगों ने, कितने लोगों ने, 72 लोगों ने कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी उसमें भाग लिया था, ठीक है। संस्थापक मैंने बता दिया एओ ह्यूम, जो कि अंग्रेजों का एक रिटायर्ड अधिकारी था, ठीक, ओके। अब ये हुआ क्या, अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई। तो इसको मुंबई की जगह आप बंबई कर लीजिए, उस समय बंबई ही था, ठीक है। तो बंबई में हुआ था, ठीक। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब इसके अध्यक्ष पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अध्यक्ष क्या था, ध्यान से समझिएगा, अध्यक्ष से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन को बताता हूँ। देखो, ऐसा पूछा जाता है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, विदेशी। डायरेक्ट आपसे पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष, तो आपको खोजना है ऑप्शन में एनी बेसेंट होगा, तो उसी पे टिक कर देना है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन, एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय स्पेशली कहता है तो आपका क्या होगा, सरोजिनी नायडू। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा। अगला, पहला अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूल था, ठीक। तो ये अध्यक्ष से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सारे मैंने बता दिया। पहला अंग्रेजी जॉर्ज यूल, पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, पहली महिला खाली लिख कर आए तो एनी बेसेंट हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे समझते हैं कि जब ये कांग्रेस बना तो ऐसा नहीं कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, है ना, और जो तो फिर कहीं ना कहीं, और शुरुआत में लोग ज्वाइन भी नहीं कर रहे थे। तो जब हुआ क्या कि जब मतलब ये देखा गया कि ये कांग्रेस जो है ये बनाया गया था ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल के लिए, मतलब बनाए थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें भारतीय जैसे जैसे ज्वाइन करते चले गए तो उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत कम होता चला जा रहा था, ठीक है। तो जब ऐसी चीजें देखी गई तो फिर जब किसी चीज में भारतीय बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जहां ज्यादा लोग होंगे तो वहां पे डिस्प्यूट जैसा बातें होंगी, ठीक है। तो इस वजह से जो कांग्रेस है वो सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ, तो उस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, एक हो गया नरम दल और एक हो गया गरम दल। अब उसके अलग अलग नेता हो गए, जिनका मतलब विचार था बहुत आराम से चीजों को काम किया जाए, कांग्रेस जो कर रही है एकदम अच्छी कर रही है, वो नरम दल में हो गए। और जो गरम दल वाले थे, मतलब जो ये कांग्रेस है उसके लिए कि ये संस्था एकदम बेकार है, अब उसके लिए बहुत लोगों ने बहुत सा स्टेटमेंट भी दिया। देखिए, जैसे कांग्रेस को सेफ्टी वाल बोला लाला लाजपत राय ने। अब सेफ्टी वाल मैंने समझा चुका, मैं ऑलरेडी समझा दिया हूं कि कांग्रेस जो अंग्रेज थे वो अपनी बचाव के लिए एक संस्था डालना चाहते थे भारत में, उसको उन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस कहा था, ठीक है, ताकि उनसे जो भी कोई विद्रोह ना हो सके, ठीक। अच्छा, तो सेफ्टी वाल्व डायरेक्ट पूछा जाता है, सेफ्टी वाल्व किसने कहा था कांग्रेस को, लाला लाजपत राय। अच्छा, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, किसने बोला था, अरविंद घोष ने बोला था। कांग्रेस लोग पद के भूखे, मतलब कांग्रेस में जितने भी लोग हैं वो लोग पदों के भूखे हैं, किसने बोला था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था। अच्छा, और कांग्रेस के बारे में अरविंद घोष ने क्या कहा, तो अरविंद घोष ने कहा था वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। तो ये बात किसने बोला था, अरविंद घोष। आई थिंक आपको चीजें विजुअल हैं, जी हाँ। तो वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं हुआ, किसने बोला था, अरविंद घोष ने बोला था। अच्छा, और कांग्रेस के बारे में डफरिन ने क्या कहा था, डफरिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है क्या कांग्रेस। तो डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, ठीक है, सारी संस्था है, ठीक। तो आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस को किन लोगों ने क्या क्या बोला था, ठीक। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तो ये सब किसने बोला हो, कहीं ना कहीं गरम दल वाले जिनसे असंतुष्ट थे, ठीक है। अच्छा, तो अब समझते हैं कि नरम दल के कुछ नेता थे, गरम दल के। तो बस आप ऐसे याद कर लीजिए, जो गरम दल में थे वो लाल बाल पाल थे, ठीक है, मतलब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इनके अलावा लगभग जितने थे सब किसमें थे, नरम दल में थे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये नरम दल गरम दल में क्यों डिवाइड हुआ, मैं ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि आपस में डिस्प्यूट हुआ कांग्रेस में, तो ये विभाजित हो गया, ठीक। और ये
कब एक हुआ उसको हम समझेंगे। और नरम दल में जो क्वेश्चन पूछा गया, दादा भाई नौरोजी थे, रास बिहारी बोस ने और वीसी बनर्जी थे, और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले और बदरुद्दीन तैयब, ये सब किसके नेता थे? नरम दल के थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ, किस वर्ष हुआ, और उस अधिवेशन में हुआ क्या था। बस इससे क्वेश्चन बनता है। आई थिंक आप पूरी बात समझ पाए होंगे। किस वर्ष हुआ, किस जगह पर हुआ, अध्यक्ष कौन था, और उस अधिवेशन में क्या हुआ। तो चलिए एक एक करके, जो इंपॉर्टेंट हुआ तो बहुत अधिवेशन था, लेकिन हम लोग सारे नहीं पढ़ेंगे, जो अब तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए सब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, चलिए नीचे के लिए अभी मैं कैमरा को थोड़ा शिफ्ट करूंगा। देखिए सबसे पहले पूछा जाता है 1885 में हुआ था। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना। मुंबई में, या मुंबई क्या, इसको बम्बई लिख लीजिए, मुंबई नहीं कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो 1885 में बम्बई में हुआ था। ठीक है, बम्बई में हुआ। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो बेमेश चंद बनर्जी थे। ठीक है, WC बनर्जी करके भी लिखा आता है। इसमें क्या हुआ था ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जिस अधिवेशन में इंपॉर्टेंट था वहां मैं आपको बता दूंगा। 1886 में हुआ, 85 के बाद 86 कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के समय में। ठीक, मतलब दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक, अच्छा, दादा भाई नौरोजी थे वो 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, किसके? कांग्रेस के। ठीक है, और कब कब बने थे? एक बार तो 1886, 1893, 1906। तो 1886 ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बार कौन अध्यक्ष बन चुका है, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और कब कब बने हैं? तो ये 1886, 1893, 1906। ठीक, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1887, 5 तो लगातार याद कर। 1887 मद्रास में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक, 1888 में इलाहाबाद में हुआ, उस समय अध्यक्ष कौन था? अंग्रेजी था, और अंग्रेजी था, पहला अध्यक्ष था वो कौन था? जॉर्ज यूल था। ठीक, 1889 बंबई में हुआ था फिर, और उस समय अध्यक्ष कौन था? तो ये भी एक अंग्रेजी था, और कौन था? बेड बर्न था। ठीक, अब इसको देखो 5 तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना। कैसे? बकमई बक, है ना, बकमई बक, बकमई बक 2-3 बार बोलिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, तो 5 तो आपको ये हो गया। बाकी इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। जैसे अगला 1890 में कलकत्ता में हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन था? तो फिरोज शाह मेहता था। ठीक है, चलिए आगे। 1896 में जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था, और अध्यक्ष कौन था? तो वो था रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, इसमें हुआ क्या था? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, उसमें क्या हुआ? पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ये क्वेश्चन बनता है कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे, वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 1907 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सूरत अधिवेशन, सूरत देख लिया और झगड़ा हो गया। ठीक है, तो झगड़ा हो गया तो चीजें बढ़ जाती हैं। 1907 में सूरत में हुआ था अधिवेशन, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे आपके रास बिहारी बोस थे। और इसमें हुआ क्या? नरम दल और गरम दल, ये दोनों अलग हो गए। मैंने आपको बता दिया क्योंकि विचार जो है वो मैच नहीं खा रहे थे। ठीक है, 1907 में। फिर जब अलग अलग हुए तो कहीं ना कहीं क्या होगा? एक भी होंगे, बट उसके पहले समझ ले 1911 जो कि पूछा जाता है। 1911 जो अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बिशन नारायण धर। ठीक है, और इसमें भी पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में जनगण मन सबसे पहले गाया गया? तो जनगण मन 1911 कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण की अध्यक्षता में गाया गया था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर 1916 में अधिवेशन होता है, जिसको लखनऊ पैक्ट, मतलब लखनऊ स्थान पर हुआ था, जिसको क्या बोला गया? लखनऊ पैक्ट। किसकी अध्यक्षता में? तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या स्पेशल हुआ? इसमें जो नरम दल और गरम दल अलग अलग हुए थे वो एक साथ हो गए। ठीक है, तो नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक साथ हो गए, किसमें? 1916 के लखनऊ पैक्ट कहो या फिर लखनऊ अधिवेशन में। ठीक, अब नीचे की चीजें जो विजुअल नहीं है उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। ठीक, तो लखनऊ अधिवेशन क्लियर हो गया। उसके बाद 1916 में, ठीक है, अब 1924 में होता है बेलगाम अधिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलगाम जगह पे, जो कि कर्नाटक में है, यहां पर अधिवेशन होता है। इसमें क्या होता है? एक ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, गांधी मात्र एक बार। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 1924 का बेलगाम अधिवेशन गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक, फिर 1929, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ, और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। हुआ क्या था इसमें? इसी अधिवेशन में पूछा जाता है स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला अधिवेशन जो होता है वो 1931 का अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, सॉरी 1931 का जो अधिवेशन जो कि कराची में हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था? तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार पटेल ने किया था? सरदार पटेल ने। तो वो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। ठीक, फिर अगला आपका लास्ट है 1939। 1939 आपका हो जाएगा। 1939 जो कि त्रिपुरी जगह, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष
चंद्र बोस ने, काफी इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो महात्मा गांधी थे उनके कैंडिडेट थे आपके पट्टाभी सीतारामैया, उनको हराकर सुभाष चंद्र बोस जीते थे अध्यक्ष पद को, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था त्रिपुरी नामक जगह पर यह अधिवेशन हुआ था 1939 में, ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब और कुछ छोटे मतलब एक आध इसमें रह गए हैं जो कि मैं बता देता हूं, कभी कभी पूछा गया, इधर आप देख सकते हैं। 1906 में जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी ने 1886 3 बार किए थे, तो 1906 भी देख लीजिए। 1906 कलकत्ता जगह पर हुआ था अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था। इसमें क्या किया गया था, क्या काम हुआ, तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसमें, कलकत्ता अधिवेशन में, क्लियर। चलो 1923 में दिल्ली में अधिवेशन होता है और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अबुल कलाम आजाद, और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, ठीक है। ऐसा पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे। मात्र 35 उम्र की में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे भी बना। 1920 में आपका नागपुर में अधिवेशन होता है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सी विजय राघवाचार्य, ठीक है। तो जितनी भी बातें हो सकती थी आपकी कांग्रेस से रिलेटेड मैंने सारा आपको कम से कम समय में सारी अच्छे से चीजें को एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो देखेंगे क्या, बंगाल विभाजन के बारे में, 1905 से रिलेटेड आगे की बातें, ये सब मैं रिपीट भी करूंगा। ये सब जब आपका गांधी युग आएगा ना तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें रिपीट भी होंगे, ठीक, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं गांधी युग में भी होता रहेगा, ठीक। तो चलिए आगे से हम लोग देखते हैं 1905 का बंगाल विभाजन, ठीक। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कर। तो अब हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन से रिलेटेड पूरी बातें लिखी हैं। फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो है बंगाल विभाजन का। तो पहले हम लोग मोटा मोटा समझ लेते हैं इसके पीछे की स्टोरी कि बंगाल विभाजन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप तक किसी एग्जाम में पूछेंगे सारा सब कुछ लिखा है। तो मैं आपको समझा दूं, बंगाल विभाजन का जो मेन रीजन था वो जो अंग्रेजों द्वारा कहा गया, मतलब उस समय का जो वायसराय था वो कौन था, कर्जन था। तो कर्जन का कहना था कि जो बंगाल का क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं, मतलब वहाँ पर न कोई प्रशासनिक सुविधा अच्छे से उपलब्ध कराई जा पा रही है, न उसका किसी तरीके से विकास हो रहा है। तो कर्जन का ये कहना है कि वहाँ पर ये सुविधाएं अच्छी दी जा सकें, इस वजह से बंगाल विभाजन की जरूरत है। जबकि ये एकदम गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी ये कह सकते हैं रणनीति थी। वो रणनीति क्या थी, वहाँ पर एक्चुअल में आप देख रहे होंगे जितने भी आंदोलन हो रहे थे उस समय के 1857, या फिर वहाँ पर जो भी लोग थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे थे जिससे भारत आज़ाद हो सके। तो उनका मानना था कि अगर बंगाल को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसको उन्होंने कहा बंगाल विभाजन, ठीक है, तो मेनली था हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि वहां पर वो लोग एक साथ लड़के बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए थे। तो हिंदू और मुस्लिम को अलग कर देंगे तो और इनमें फूट डालो, राज्य करो, वही नीति को अपनाया इन्होंने, और इनको अलग अलग करके आपस में लड़वाने के लिए इन्होंने बंगाल विभाजन किया। ये एक्चुअल रीजन था, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान से, बंगाल विभाजन जो कि हुआ 1905 में, ठीक, 1905 में कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। उस समय वायसराय कौन था, कर्जन था। और ये 2 पार्ट में टूटा, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम थे ज्यादातर संख्या में और पश्चिमी बंगाल में हिंदू थे, ठीक है। और ये पूछा जाता है पूर्वी बंगाल में और कौन से क्षेत्र थे, तो पूर्वी बंगाल में असम हो गया और पश्चिम बंगाल में उड़ीसा और बिहार हो गया, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में उड़ीसा बिहार एक साथ था और पूर्वी में असम था, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब समझते हैं बंगाल विभाजन में मेनली 3 डेट इंपॉर्टेंट है। उन तीनों डेट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, जिसमें 20 जुलाई, 7 अगस्त, 15 और 16। अच्छा समझिए ध्यान से, ये 15-16 भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 20 जुलाई को क्या हुआ था, कर्जन द्वारा, जो उस समय का वायसराय था, उसके द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। अब जब इसका अनाउंसमेंट हुआ बंगाल विभाजन का, तो इसके विरोध में बहुत सारे लोग उतरे, ठीक है। तो 7 अगस्त को वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा भी एक आंदोलन चला दिया गया, जिसको स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन, मतलब जो बंगाल विभाजन है उसको भंग किया जाए, ऐसा एक आंदोलन चलाया गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आंदोलन था इसका नेतृत्व पूछा जाता है, तो नेतृत्व कौन कर रहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार, ठीक है। दोनों नाम याद किए रहिएगा, कहीं ना कहीं 1-2 बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक। तो समझ गए, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया ताकि बंगाल विभाजन को रद्द किया जा सके, बंग भंग आंदोलन कहे उसको। अच्छा, अब आती है 15-16 अक्टूबर की डेट। 15 और 16 अक्टूबर में क्या हुआ था, तो 15-16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। ईयर क्या था, तो ईयर था आपका 1911। तो आपका 1905 में बंगाल विभाजन स्टार्ट हुआ था और 16 अक्टूबर को यह क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अच्छा, अब समझते हैं कि जो बंगाल विभाजन था उससे रिलेटेड और क्या बातें हो सकती है। तो 1905 में हुआ, बंगाल विभाजन हो गया था, उसको फिर रद्द किया गया। अच्छा, अब 1906 से रिलेटेड 1907, 8, 9 इससे रिलेटेड घटनाओं को हम लोग देखते हैं। तो 1906 में क्या हुआ था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंग्रेज इसमें सक्सेस भी हुए थे, उसका देखिए उसका रिजल्ट क्या है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ये दोनों लोग मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। जगह का नाम क्या था, ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश ढाका जो अब कहा जाता है, ठीक। तो आगा खां और तो ये पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई और किसके द्वारा हुई,
तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। ठीक, अब 1907 में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सूरत बेग के वो क्या हो गया था, नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गया था। ठीक है, तो 1907 से रिलेटेड अपना सूरत अधिवेशन। अच्छा, जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो मैंने पहले भी बताया था, रास बिहारी बोस ने। ठीक है, ये हो गया। 1908 और 10 में क्या हुआ था, 1908 और 10 में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी और उन गतिविधियों में आपके दो नेता पूछा जाता है कि पहले युवा क्रांतिकारी नेता हिंदुओं की तरफ से कौन थे, तो आपके खुदीराम बोस। और मुस्लिम कौन था, पहला मुस्लिम युवा क्रांतिकारी नेता तो आपके थे अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, यहां पर मैंने बता दिया। 8 से 10 तक पहुंच गए। 1911 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। देख लीजिए, 1905 में स्टार्ट हुआ, लगभग 6 साल के आसपास बाद में आपका बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और किसके द्वारा रद्द किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हार्डिंग द्वारा रद्द किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब 1912 की बात करें तो 1912 में क्या हुआ था, बस एक इंपॉर्टेंट घटना थी। वो क्या हुई, दिल्ली जो राजधानी थी वो कोलकाता से, पहले राजधानी कोलकाता से वो क्या हो गई, दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, अच्छा, ये अनाउंस आपका 11 में हो गया था। ये क्वेश्चन आपको कहीं कहीं परेशान करेगा। तो 11 में अनाउंस हुआ था कि दिल्ली को बनाया जाए राजधानी, बट ये बनी थी आपकी एक्चुअल में 1912 में। ठीक, क्लियर। चलिए, 1913 में क्या हुआ, तो 1913 में ये भी पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई, किसके द्वारा की गई थी। ठीक, तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लाला हरदयाल द्वारा किया गया था गदर पार्टी की स्थापना। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, सोहन सिंह थे। क्लियर। चलो, अब बात कर लेते हैं 1916। तो 1916 में मेनली दो घटनाएं हुई थी, एक से आप परिचित हैं, दूसरा मैं बताता हूं। 1916 में एक आप लखनऊ अधिवेशन जानते ही हैं, कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए। 1916 में इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसमें हुआ क्या था, तो नरम दल और गरम दल ये जो अलग अलग हुए थे ये सब एक हो गए थे। ठीक, अगला दूसरी घटना क्या थी, होम रूल। इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। और मेनली इसमें दो नाम आता है, एक आता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और ये क्यों बनाया गया था होम रूल लीग में, तो होम रूल लीग जो बनाया गया था उसका जो एम था, उद्देश्य था, वो भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। ठीक है, स्वशासन से आप परिचित हैं, मतलब अपना शासन हो, इससे संबंधित था आपका क्या, होम रूल लीग। ठीक, अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नेतृत्व पुणे से बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और मद्रास से आपका कर रही थी एनी बेसेंट। ठीक है, इसको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे याद कर लो, माँ से आपका महिला होती है, एनी बेसेंट महिला। ठीक, तो एनी बेसेंट मद्रास से लीड कर रही थी और पुणे से कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये भी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक लास्ट आपका पॉइंट बचता है, बाल गंगाधर तिलक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे इनकी पत्रिका का नाम पूछा जाता है, तो केसरी और गीता रहस्य। केसरी इनकी पत्रिका थी, गीता रहस्य इनका क्या था, ग्रंथ था। डायरेक्ट पूछा जाता है गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक, अशांति के जनक भी इन्हें कहा गया है, किसके द्वारा, चिरोल द्वारा बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा गया, क्योंकि ये आपके गरम दल के नेता थे। ठीक है, लाल बाल पाल मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक, तो आई थिंक आप पूरी बातें अच्छे से समझ पाए होंगे। बंगाल विभाजन से रिलेटेड इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, जितना बनता है मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग अपने लास्ट फेज पर आएंगे, जो कि रहेगा गांधी युग। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो काफी अच्छे से मैं सारी चीजों को राइट करता हूँ, फिर आप लोग देखिए। चलिए, तो चलिए अब समझते हैं गांधी जी के बारे में। अब गांधी जी के बारे में अगर समझना है तो उसको एक पूरे टाइम के साथ समझना पड़ेगा, मतलब उसको गांधी युग आप बोलेंगे, जो कि 1915 से 1947 तक का पूरा समय है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये एक स्लाइड आपके सामने लिखी है, इसके बाद मैं एक और स्लाइड दूंगा, तब जाके पूरा गांधी युग हो पाएगा। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा नो डाउट ज़्यादा लगेगा, बट आपको चीज़ें पूरी मिलेंगी यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गांधी युग के बारे में। तो गांधी युग की अगर जो मैं बात करूँ, तो गांधी जी से पहले रिलेटेड गांधी जी के बारे में जान लेते हैं, उनका जन्म, मतलब उनके पूरा जीवन परिचय थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखो, गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था, वो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, अच्छा, गांधी जी के पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। ठीक है, माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। ठीक है, और पत्नी का नाम आई थिंक नहीं लिखा है, तो कस्तूरबा गांधी का था। ठीक है, तो माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनका विवाह जो है वो लगभग 14 वर्ष की उम्र में हो गया था। ठीक, इनके बेटों की बात करें तो टोटल इनके 4 बेटे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो गांधी जी 1888 में लंदन जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, 1888 में लंदन जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, और फिर वो वापस आ जाते हैं कब, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो 1891 में क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 91 में आ जाते हैं। फिर 1893 में क्या होता है कि एक शेख अब्दुल्ला जो रहते हैं, उनका मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसका, 1893 में साउथ अफ्रीका गए, किस वजह से, शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। ठीक है, यहां से उनको डिग्री मिली गई थी बैरिस्टर की। ठीक है, वकालत की। फिर क्या होता है, उनके साथ साउथ अफ्रीका में एक दुर्घटना होता है। वो दुर्घटना क्या होता है
इंसिडेंट रहता है वो क्या होता है कि सेंट पीटर्स और मारिसबर्ग स्टेशन एक रहता है साउथ अफ्रीका में। वहां से एक ट्रेन जाती है, इस स्टेशन पर उनको धक्का दे दिया जाता है और वो ट्रेन कहां से जा रही थी, डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी और इस स्टेशन पर गांधी जी को धक्का मार के स्टेशन से गिरा दिया जाता है। अब बात आती है क्यों गिराया जाता है, तो बस वही गोरे काले का भेद, ये फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल कर रहे थे तो वहां पर जो लोग थे उनको लगा कि ये लोग यहाँ मतलब गांधी जी को कि ये इसमें कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको धक्का देकर बाहर कर दिया गया। किस पर, इस स्टेशन पर। ये स्टेशन पूछा जाता है सेंट पीटर मारिसबर्ग, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, गांधी जी को ये बात बहुत बुरा लगता है, फिर वो क्या करते हैं 1894 में, ये भी क्वेश्चन बनता है, नटाल कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। कहां पर, ये सब साउथ अफ्रीका में घटना चल रही है। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं, किस वजह से, नस्ल भेद को कम करने के लिए, ठीक है, खत्म करने के लिए, कम नहीं खत्म करने के लिए, ठीक। फिर क्या होता है, अभी सब सारी चीजें साउथ अफ्रीका में ही चलेंगे, ठीक। अब फिर क्या होता है, अगली घटना 1904 में फिनिक्स आश्रम में गांधी जी ओपिनियन अखबार चलाते हैं, ठीक है। किस लिए चलाते हैं, बस यही मेन रीजन रहता है। और ये भी घटना कहां पर हुई, साउथ अफ्रीका में, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, फिनिक्स आश्रम में 1904 में इंडियन ओपिनियन अखबार चलाया गांधी जी ने, ठीक। अच्छा, आगे बात करें, आगे बात किया जाएगा तो अंग्रेजों द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई, तो ये अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को, और ये उपाधि त्याग भी देते हैं, आगे मैं बताऊंगा कब त्याग देते हैं, जलियांवाला बाग में, ठीक है। चलिए बताते हैं। तो ये हो गया आपको गांधी जी के जीवन परिचय से रिलेटेड सारी बातें, ठीक। अच्छा, अब समझ लेते हैं जब गांधी जी, अब यहाँ से इनको मतलब काफी जितने भी आंदोलन करते हैं वहां पर नस्ल भेद के लिए लगभग सक्सेस जी रहते हैं उसमें, ठीक है। फिर अब क्या होता है, गांधी जी आते हैं इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया में वो कब आते हैं, तो 9 जनवरी 1915। इंडिया में जितने भी उनके आंदोलन रहेंगे सारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आते हैं और यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत करते हैं और इसी दिन को मनाया जाता है भारतीयों द्वारा भारतीय प्रवासी दिवस। तो ये पूछा जाता है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीयों द्वारा, ठीक। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब गांधी जी वापस कब आए, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक। अब गांधी जी को जब वो आए थे तो उस समय क्या, कौन सा समय था, तो वो था लगभग मान के चलिए प्रथम विश्व युद्ध के आसपास। गांधी जी क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की तरफ से कहते थे भारतीयों को लड़ो, ठीक है, मतलब अंग्रेजों का सपोर्ट करो प्रथम विश्व युद्ध में। इस वजह से गांधी जी को भर्ती कराने का वाला सार्जेंट कहा गया। अब क्यों कहे थे, तो उनको क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम अंग्रेजों की अगर मदद करेंगे तो वो हमारी भी मदद करेंगे और भारतीयों को जल्दी आजाद कर देंगे, मतलब सारी चीजें उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता। अब ये गांधी जी सही थे गलत, ये अलग चर्चा का विषय है, इस पर कभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते हैं। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया गांधी जी को, ठीक। क्यों कहा गया मैंने बता दिया। अब क्या बातें हैं देख लो, गांधी जी 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से आते हैं, लगभग 21 वर्ष वहां पर वह रहते हैं, ठीक। अच्छा, इनको बुलाता कौन है भारत में, तो मदन मोहन मालवीय के बुलाने पर गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। फिर 1916 में क्या होता है, इसके लिए आप कमेंट करके बताएंगे 1916 में क्या हुआ था। इससे गांधी जी का खास कोई मतलब इसमें रोल नहीं था, बट ये घटना क्या थी 1916 में होने वाली घटना, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक। मैं 2-3 बार बता चुका हूं। फिर यहां से आपका मेन शुरू होता है 1917 से, यहां से गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत हो जाती है भारत में, ठीक। अच्छा, तो 1917 में क्या होता है, पहला आंदोलन होता है चंपारण जिले में, जो कि बिहार में है। किस वजह से किया गया था, तो ये किया गया था नील की खेती के विरोध में किया गया था। इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या था। जो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को कहा जा रहा है कि तुम नील की खेती करो, ठीक है। और वो ये जो 3 कट्ठा रहता है ये उपजाऊ जमीन रहती है, तो इन पर अंग्रेजों द्वारा कहा जाता था कि तुम इस पर नील की खेती करो, ठीक, जिससे उनको और कोई फसल उगाने में बहुत समस्या होती थी। तो इसी के विरोध में गांधी जी द्वारा आपका चंपारण सत्याग्रह किया गया, ठीक है, नील की खेती के विरोध में। समझ गए होंगे, ये हो गया कि मतलब मांग क्या थी भारतीयों द्वारा या फिर गांधी जी द्वारा, तो इस प्रणाली को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, जो कि अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। तो ये लगभग सफल रहा, लगभग सफल, मतलब ये पूरा सफल ही रहा था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा किससे आप पूरे आंदोलन को याद कर सकते हैं गांधी जी के, ठीक है, जब दोनों स्लाइड हो जाएगी। अब फिर 1917 के बाद 1918 की घटना होती है। 1918 के लिए मेनली 2 आंदोलन किए गए गांधी जी द्वारा। एक हुआ आपका अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए भूख हड़ताल किया था। तो पहला भूख हड़ताल गांधी जी ने किसके लिए क्या किया था, तो अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे इनके लिए किया गया था। क्यों किया था, क्योंकि इनको बोनस नहीं मिल रहा था मिल मजदूरों को, ठीक है। उस समय कुछ आपदा वगैरह आई थी, बट उनको मतलब बोनस की जरूरत थी, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किए थे 1918 में, ठीक, गांधी जी। फिर 1918 में ही खेड़ा आंदोलन किया था लगान के विरोध में, मतलब अंग्रेजों द्वारा ज्यादा कर वसूला जा रहा था। खेड़ा मतलब जो गुजरात में है, तो इसके विरोध में गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किया गया, ठीक, खेड़ा आंदोलन किया गया। अब 1919 किया था, और 1919 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बताता हूं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। 1919 में क्या क्या होता है, देखो 1919 मार्च 19 से पूरा डेट सहित आपको याद करना है। 19 मार्च 1919 में क्या होता है, रोलेक्ट एक्ट आता है, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट क्या रहता है, तो ये रहता है ना अपील ना दलील का कानून, मतलब किसी भी संदिग्ध पर व्यक्ति पर जो कि भारतीय हो, अगर उस पर कोई संदिग्ध है कि मतलब ये किसी तरीके से किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उस पर डायरेक्ट क्या हो जाता था, मुकदमा हो जाता था, ठीक है, संदिग्ध के आधार पर, ना अपील ना दलील का कानून इसको बोला गया। इसी के विरोध में मार्च में आया, इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग होता है, बाग हत्याकांड हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके विरोध में कुछ लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित होते हैं, इसका विरोध करते हैं, ठीक है।
तो समझ गए 13 अप्रैल। अच्छा, अब इसको मैं याद करने का आपको ट्रिक बता देता हूँ। 13 जो होता है ये अपने हिंदू धर्म में 13 की तारीख, जैसे इसको थोड़ा अशुभ माना जाता है ना, तो 13वीं वगैरह होती है, तो वैसे ही 13 से आप याद कर सकते हैं, 13 से हुआ था, ठीक है। और 1919 आपको याद ही रहेगा, तो 13 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें 400 व्यक्ति पर गोली चला दिया जाता है, ठीक। अच्छा, आदेश किसने दिया था ये आप कमेंट करके बताएंगे, कई बार ये चीजें रिपीट होती रहती है, देखते हैं किसके आदेश। अब जब ये घटना हुई तो देखिए मैंने पहले बताया था उपाधि त्याग दी गई किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा केसर हिंद की उपाधि त्याग दी गई और टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया गया, ठीक है। अच्छा, जब ये घटना हुई तो उस समय वायसराय कौन था, तो जेम्स फोर्ड था, ठीक है। अच्छा, अब 19 अक्टूबर में क्या हुआ, 19 अक्टूबर 1919 में ही हंटर कमीशन बनाया गया, किसके लिए, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन की, जो कि कोई मतलब नहीं था, बस ऐसे ही बनाया गया था क्योंकि भारतीयों की मांग थी, ठीक, इसमें कुछ हुआ भी नहीं था, ठीक। अच्छा, अब एक और घटना हुई थी 1919 में। 1919 से 1924 तक एक खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि खिलाफत आंदोलन से क्या मतलब है। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो लखनऊ से मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा चलाया गया था। अब इससे जलियांवाला बाग इससे कोई लेना देना नहीं था, इसका जो मेन आंदोलन था खिलाफत मतलब किसी चीज के विरोध में। अब देखो इसको भी आप याद कर लो, खिलाफत आंदोलन कैसे याद करेंगे कि किसी ईयर में, तो देखो 19 और 19 एक दूसरे के क्या है, खिलाफ खड़े हैं, तो 1919 में हुआ था, ठीक है। अब ये क्या हुआ था, तुर्की में मुसलमानों का एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं सम्मानित पद था, जो कि क्या था, खलीफा। तो अंग्रेजों द्वारा उस पद को समाप्त किया जा रहा था, ठीक है। तो उसी के विरोध में जो भारत के मुसलमान थे वो भारत में क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो ये इस वजह से खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ, ठीक है। क्या रीजन था आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, इतनी बातें हम लोग कर दी। अब 1919 हो गया, अब हम लोग बात करते हैं 1920 से 1922, ठीक है। तो 1920 से 1922 में क्या हुआ, ये चला था आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। वो भी डेट अगर बात करूं तो 1 अगस्त 1920 में आपका ये स्टार्ट हुआ क्या, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन असहयोग आंदोलन का मतलब ये था कि हम अंग्रेजों को मतलब किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन था मतलब कहीं भी हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, इससे अंग्रेज क्या होगा, गांधी जी द्वारा चलाया गया था, जिससे कि अंग्रेज क्या होंगे, अपने आप चले जाएंगे, ठीक है। बट इस आंदोलन को बहुत दिन ये चल नहीं पाया और ये आंदोलन स्थगित कर दिया गांधी जी ही द्वारा। क्यों किया गया मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, इस आंदोलन के विरोध में पहले कौन से बता दे रहे हैं, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास इस आंदोलन के विरोध में थे। क्यों थे, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं ये आंदोलन कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। बाद में मतलब बहुत ज्यादा जब लोगों का सपोर्ट मिला तो ये लोग भी उसमें शामिल हुए थे, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये असहयोग आंदोलन जो था, तो असहयोग आंदोलन क्यों रद्द कर दिया गया था, ठीक है, गांधी जी द्वारा। तो 4 फरवरी, ये भी दिमाग में बैठा रहेगा, 4 फरवरी 1922 में एक गोरखपुर के पास चौरी चौरा जगह है, वहां पर एक घटना होती है। उस घटना में क्या रहता है कि कुछ एक अंग्रेज जो मतलब मेन रहता है और कुछ सिपाही रहते हैं, उनको एक चौकी में बंद करके उनमें आग लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस घटना को देखकर गांधी जी को लगा कि ये लोग अपने मन की कर रहे हैं, तो इस वजह से वो मतलब गुस्से में आकर असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, ठीक है। तो इस ये पूछा जाता है मतलब असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया, तो चौरी चौरा कांड के कारण। किस डेट में हुआ, 4 फरवरी 1922, ठीक। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जो थे वो क्या थे, बहुत खुश नहीं थे इस आंदोलन। और जैसे ही आंदोलन ये बंद हुआ तुरंत इन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। जगह क्या नाम, कहां पर स्वराज पार्टी बनाई थी, तो इलाहाबाद में बनाई थी, ठीक। तो किसके द्वारा ये बनाया गया, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 में, ठीक है। अब 1924 की बात कर लें तो 1924 में आपका होता है बेलगांव अधिवेशन, और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट करके बताना है आपको, मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक। 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन बना, ठीक है। और 19 ध्यान से समझिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1927-28 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो 1927 में साइमन कमीशन बना था और 1928 में भारत आया था, ठीक है। अच्छा, 3 फरवरी 1922 अगर बात करें तो 3 फरवरी 1922 में आपका क्या हुआ, 1928 में आपका साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी विरोध किया गया भारतीयों द्वारा। क्यों विरोध किया गया, क्योंकि इसमें सभी कर्मचारी जो थे वो क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। और साइमन कमीशन मतलब गो साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। और इसके विरोध में, इसका विरोध कर रहे थे कौन, लाला मतलब बहुत सारे लोग कर रहे थे भारतीय, उसमें एक लाला लाजपत राय भी थे, जिनके इसी के विरोध में उनके अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उसमें लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इतना भी हम लोग समझ चुके हैं, कहां तक, 1928 के आसपास तक, ठीक है। आगे की जो घटना है मैं नेक्स्ट स्लाइड में लूंगा, जिससे आपका पूरा गांधी युग क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कहीं कोई डाउट है, नहीं डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें 28 से आगे की बात को समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड जो कि गांधी युग की है। 27 तक मैंने आपको बता दिया था। अब 28 में बात करें तो 27 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में भारत आया था। 1928 में एक और घटना हुई थी, वो क्या थी, नेहरू रिपोर्ट जारी हुआ था। ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट कब जारी हुआ, तो 1928 में। अब इस रिपोर्ट में क्या था एक्चुअल में, देखिए जैसे जैसे घटनाएं हो रही थी वैसे वैसे संविधान, भारतीय संविधान की भी मांग हो रही थी कि भारत का एक अलग से संविधान होना चाहिए, ठीक है। तो इस नेहरू रिपोर्ट में संविधान की रूपरेखा बताई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंसारी थे और मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। कहीं कहीं मोतीलाल नेहरू को इनका सचिव लिखा है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, संविधान की रूपरेखा इसमें बताई गई थी, इतना आपको जानना है, ठीक। 1929 की बात करें
1929 में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन, मैंने वहां भी बताया था जब कांग्रेस बता रहा था, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लाहौर में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। ठीक है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 से 34 तक का समय जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं नमक सत्याग्रह। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, मैं सारी बातें बता देता हूं। तो देखिए, नमक सत्याग्रह या फिर इसी को क्या बोला गया, दांडी मार्च बोला गया। ठीक है, अब दांडी मार्च बोला गया, नमक सत्याग्रह वो बोला गया। इसमें हुआ क्या था, तो गांधी जी द्वारा साबरमती से लेकर दांडी तक पैदल यात्रा किया गया था। ठीक है, पैदल यात्रा किया गया था, और ये कब से कब तक, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल, लगभग 24 दिन। और कितनी दूर की यात्रा थी, 241 मील की यात्रा थी। ठीक है, इनके साथ कितने लोग थे, 78 सहयोगी थे। ठीक है, और ये एक ऐसा सत्याग्रह था जिसमें मैक्सिमम महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, किस पहले सत्याग्रह में महिलाओं ने भाग लिया, तो नमक सत्याग्रह में महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, मतलब प्रतिभाग किया था। ठीक, अच्छा, अब 30 से हो चुका है, अब बात करते हैं किसका, 31 का। तो 5 मार्च 1900, अब ये जब आंदोलन हो रहा था तो इससे इरविन बहुत परेशान हुआ था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, मतलब गांधी जी को इनवाइट किया, बुलाया, और इसके बाद एक घटना होती है जिसको बोला जाता है क्या, गांधी इरविन समझौता। मतलब इस समझौते में गांधी जी की जो मांगे थी उनमें से कुछ मंजूर की गई, तो ये आंदोलन क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। कौन सा, आपका दांडी मार्च। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो आपको मेन याद करना है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक, उसके बाद फिर 30 में क्या हुआ था, यहाँ पर 30 में एक और घटना हो रही थी, वो थी आपकी गोलमेज। क्या थे, 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, एक गोलमेज के चारों तरफ लोग बैठे थे, इस वजह से गोलमेज सम्मेलन कहा गया। ये कब कब हुआ, 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा हुआ था। ऐसा पूछा जाता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने प्रतिभाग किया था, तो BR अम्बेडकर ने। ठीक है, और उसके बाद इस गोलमेज सम्मेलन में, तीनों सम्मेलन में लगभग 40% आपका संविधान जो है भारत का बनकर तैयार हो गया। ठीक, अच्छा, गांधी जी ने या फिर कांग्रेस ने केवल एक सम्मेलन में प्रतिभाग किया था, वो कौन सा था, 1931 दूसरा सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, अच्छा, ये सम्मेलन हो कहाँ रहा था, तो ब्रिटेन लंदन में हो रहा था। क्लियर हो गया, तो 1930 से रिलेटेड बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, फिर क्या होता है 1900, अब बात करते हैं जब 1932 में आपका तीसरा ये हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसी में BR अम्बेडकर ने कुछ चीजों पर अलग, मतलब दलितों के लिए अलग चीजें व्यवस्था करने के लिए मांग की। ठीक है, तो क्या रैग में ये पूछा जाता है किसके द्वारा लाया गया था, तो रैग में मैकडोनाल्ड द्वारा लाया गया था, सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, इसमें क्या था, क्या किया गया था, तो इसमें हिंदू और दलित, इसमें हिंदू और दलित जो थे अलग अलग बताए गए थे। ठीक है, और दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की गई थी, किसमें, इसमें सांप्रदायिक पंचायत में। क्लियर हो गया। तो जब ये चीजें होने लगी तो गांधी जी और BR अम्बेडकर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद होने लगा। ठीक है, फिर क्या होता है, लोगों के द्वारा कहने पर पूना पैक्ट होता है, मतलब क्योंकि ये जो भीमराव अम्बेडकर थे वो अलग चीजों की मांग कर रहे थे दलितों के लिए, और गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, इस वजह से दोनों के बीच डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, जिससे चीजें और बिगड़ने लगी। तो लोगों के कहने पर और फिर कुछ समय के बाद इन दोनों लोग के बीच में हुआ पूना पैक्ट। पूछा जाता है पूना पैक्ट कब हुआ, तो 1932 में हुआ। गांधी जी और BR अम्बेडकर इन दोनों लोग के बीच में समझौता हुआ, उसी को पूना पैक्ट नाम दे दिया गया। फिर क्या होता है, 32 से लेकर लगभग 40 तक बहुत सारी घटनाएं हुई जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट 1940 में क्या होता है, फिर यहीं से चीजें बिगड़ने लगती हैं। जैसे जैसे भारत आजाद की तरफ बढ़ता जाता है, वैसे अंग्रेज क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम में मतलब ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगते हैं, हिंदू और दलित जितने लोग रहते हैं उनके बीच में आपस में मतभेद होने लगता है। ठीक है, तो बस 1940 में भी क्या हो गया, जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया, जो कि पवनार में शुरू किया गया था। पवनार कहां पर है, महाराष्ट्र है। पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे आपके कौन, ब्रह्मदत्त थे। क्लियर हो गया होगा। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो MK गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है 1942, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन जिसको गांधी जी ने क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें की गई थी अंग्रेजों द्वारा कि हम भारतीयों को आजाद कर देंगे अगर ये कंडीशन आप लोग मानते हैं, तो बस उसको मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर भारतीय साथ देते हैं, ऐसा कुछ कहा गया था। तो गांधी जी ने इसको क्या कहा, मतलब काफी लेट हो चुका है, तो ये भी पूछा जाता है पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने कहा था, तो ये कहा था गांधी जी ने। क्लियर, इसको लिख भी लीजिए, नहीं तो बोल सकते हैं आप, गांधी जी द्वारा। क्लियर, अच्छा, फिर क्या होता है, फिर 8 अगस्त 1942 में आपका गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो, जो कि अंतिम आंदोलन रहता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाता है, जिसको अगस्त क्रांति कहते हैं। ये भी पूछा जाता है अगस्त क्रांति किस आंदोलन को कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को। इसी आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इस आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऑपरेशन जीरो आवर, ये जीरो लिखा हुआ है, ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया, और चलाकर
गांधी जी को और उनके साथ जो उनके सपोर्टर थे आगा खां पैलेस में रखा गया। ठीक है, फिर क्या होता है, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा गया है एक बार, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी, तो गांधी जी ने की थी। ठीक है, फिर 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी के गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है डेट। ठीक है, 30 जनवरी 1948। तो ये था आपका गांधी से रिलेटेड, गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक वो बता दूंगा ट्रिक याद करने के, तो वो ट्रिक आप कैसे याद कर सकते हैं, वो ट्रिक है चंपा, इसको आप बताएंगे कमेंट करेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। मैं ऐसे ट्रिक बोल दे रहा हूं, चंपा खेड़ा के खिलाफ असहयोगी डंडे से भी नहीं भागे। तो ये क्या होता है, इसमें गांधी जी के पूरा क्रम अनुसार जितने भी आंदोलन किए सब इसमें कवर हो जाता है, बस आपको ये दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बस अगर आप वीडियो में कमेंट कर देंगे तो मैं अलग से ये चीज आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये थी पूरी मेरी मेहनत। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बनाइएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतनी मैंने मेहनत की, लगभग 12 घंटे की आसपास की मेहनत है, आपको भले 1 घंटे के आसपास में मिल गई हो। ठीक है, तो ये था पूरा मेरे तरफ से। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और लास्ट तक जो वीडियो देखे होंगे उनके लिए एक स्पेशल नोटेशन दे देता हूं मैं। जितने लोग वो नोटेशन देते हैं मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि कहीं ना कहीं विक्ट्री वाला आपको नोटेशन देना है, कि आपने या फिर आप विक्ट्री लिख दीजिए या फिर आप विक्ट्री का नोटेशन दे दीजिएगा। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि किसने किसने लास्ट तक वीडियो देखा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अगर आपको आधुनिक के बाद आपको मध्यकालीन चाहिए या फिर क्या कहते हैं प्राचीन इतिहास चाहिए, तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर उसकी वीडियो दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।